हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेप टू टॉप। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब ये होता है एक की जगह पर दूसरा। ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप आजकल आईपीएल में देख रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर का कॉन्सेप्ट आया। कि क्या होता है कि एक प्लेयर की जगह पर दूसरा प्लेयर चले जाता है। ठीक है, वो चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी रोहित शर्मा ने बैटिंग कर ली। ठीक है, फिर जब मुंबई की बैटिंग खत्म हो गई तो रोहित शर्मा की जगह पर क्या आ गया, कोई और बॉलर आ गया। तो ये है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट। बट आप एक बात ध्यान रखना, आपको कोई भी ऐसे सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन नहीं है। आपको अपना एग्ज़ाम जो है खुद जाकर देना पड़ेगा। आपके जगह पर जाके कोई आपका फैमिली मेम्बर या सीनियर जाके आपका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए आप अच्छे से मेरी वीडियोस देखो। कोई डाउट होता है कमेंट करो। और ये मेरी आपको अश्योरेंस है कि अगर आप मेरा चैनल प्रॉपर वे में फॉलो करोगे, आप जो है बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू हम जो है अनदर के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने एक इक्वेशन ली, उसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है वाई के टर्म्स में फाइंड कर ली। ठीक है, वो एक्स की वैल्यू जो वाई के टर्म्स में हमने फाइंड कर ली, वो हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। तो दूसरी इक्वेशन जो होगी हमारी, वो वाई के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर लेंगे। तो जब हमारी वाई की वैल्यू मिल गई तो एक्स की वैल्यू भी इजिली हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा हम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा जिससे ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। एग्जांपल 4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है। और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें ये क्या करना है कि इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको साइड में रफ कॉलम में ये समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर लेते हैं तो इसमें से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये है जैसे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को वाले टर्म को लेफ्ट साइड में रखेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस 15y। x की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 15y अपॉन 7। तो इसमें जैसा आप देखोगे कि 7 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब y की भी लेके देखते हैं। अगर इसी इक्वेशन से 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, यहाँ y वाला टर्म माइनस में है, तो ये अगर राइट साइड पर लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x माइनस 2 ऑन 15। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा ही डिनोमिनेटर में है, ये टर्म फ्रैक्शंस में है, तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम देखें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2 है। तो ये कंपैरेटिवली जो है इन दोनों से इजी है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये रफ कॉलम में मैंने आपको ये दिखाया। वहाँ पर आप डायरेक्टली भी अगर ये देख के अपने आइडिया से इजी जो भी आपको लगता है वो वाला आपने पुट करना है। ठीक है, तो फ्रॉम 2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स है हमारा 3 माइनस 2y के इक्वल। ठीक है, तो अब इससे इक्वेशन 3 हम सपोज कर लेते हैं। तो यूजिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 3। ठीक है, अब ये जो एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से लेकर आए थे, हम इक्वेशन 2 से लेकर आए थे। तो अब इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसे 1 में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स के 7 इंटू 3 माइनस 2 है क्योंकि 7x है, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 तो 21, माइनस 2 7 तो 14y, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये 21, 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये 14y प्लस 15y इधर जाके क्या हो जाएगा, 29y। 21 माइनस 2 हो गया 19 इज इक्वल टू 29y। तो y की वैल्यू क्या होगी, 19 अपॉन 29। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हमने ऊपर y के टर्म्स में लिखी हुई थी। तो फ्रॉम 3 एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। 2 19 का 38 अपॉन 29। अब एलसीएम लेंगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा, 29
और 329 का कितना हो जाएगा 87 माइनस 38, या 87 माइनस 38 जो है हमारा वो इक्वल होगा 49 के। तो ये इक्वल आ गया 49/29। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू है। therefore x is equal to 49/29 और y is equal to 19/29। ठीक है, हमारा ये आई होप ये आपको समझ में आया। सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5, solve the following question. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and solve by the method of substitution. तो हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में आफ्ताब और उसके डॉटर की एज गिवन है, एक तो 7 years अगो और 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो 7 years अगो वाली कंडीशन क्या है, आफ्ताब बोलता है अपनी डॉटर से कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर की एज की वो 7 times है। पर 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 years फ्रॉम नाउ जो एज है आफ्ताब की वो उसकी डॉटर की एज के 3 times होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में इस सॉल्व करना है तो मतलब एजेस फाइंड करनी है, और एजेस वो कौन सी होंगी, इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर्स। ठीक है, एज ईयर्स में ही होगी, एंड डॉटर एज बी y ईयर्स। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, 7 years अगो। 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है x साल पहले कितनी होगी, सोचो थोड़ा सा। आपकी जो भी प्रेजेंट एज है 7 साल पहले कितनी होगी एज, जो भी प्रेजेंट एज में से 7 माइनस करेंगे, तो आफ्ताब की एज कितनी होगी x-7, डॉटर्स एज होगी y-7। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब जो आफ्ताब की एज जो है वो डॉटर की एज की 7 times है। तो ये हो गया x-7 इज इक्वल टू 7 times ऑफ y-7। तो ये हो गया हमारा x-7 इज इक्वल टू 7y-49। तो ये 7y इधर आ गया, -7y हो गया, और 7 - 49 क्या हो गया, -42। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अब से 3 साल बाद क्या कंडीशन थी उसमें, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब की एज कितनी होगी x+3। ठीक है, प्रेजेंट एज जो भी है उस 3 साल बाद कितनी होगी, उसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, डॉटर्स एज कितनी होगी y+3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, x+3 इज इक्वल टू जो भी एज है आफ्ताब की वो किसकी डॉटर की एज की 3 times, x+3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ y+3। तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3y+9। ये 3y इधर आ गया, x-3y और 9 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू ले लें 6+3y, ठीक है, यहाँ पर होगी 7y-42, वो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा, बड़ा टर्म हो जाएगा, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम 2, ठीक है, x-3y इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या होगी 6+3y। अब इसे हम एज्यूम कर लेते हैं, ये है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ये सेकंड में से फाइंड करी, तो इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना कि जिस इक्वेशन से फाइंड करी उसी में पुट कर दिया आपने, नहीं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपने दूसरे के टर्म्स में ली है, जिस इक्वेशन से फाइंड करी है आपको उसके दूसरे वाले में रखनी। ठीक है, तो यूजिंग x फ्रॉम 3 इन 1। ठीक है, जो x की वैल्यू है थर्ड इक्वेशन से उसे अब हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-7y, तो ये हो जाएगा 6+3y-7y, और ये किसके इक्वल है, -42 के। ठीक है, अब 3y-7y किसके इक्वल हो गया, -4, और ये किसके इक्वल हो गया, -42। ये -4y की वैल्यू कितनी होगी 6, यहाँ प्लस में है, इधर जाके क्या हो गया माइनस में, -42 - 6, -4y किसके इक्वल आ गया -48।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई -48 अपॉन माइनस 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 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y यूजिंग y इज इक्वल टू 12 इन क्वेश्चन नंबर 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 3y है, 6 प्लस 3 इंटू 12। तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 36, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू होगी 42। और x क्या था, आप आफ्ताब की एज, देयरफॉर आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 42 ईयर्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा यूनिट जरूर मेंशन करना। ठीक है, एज ईयर में होगी, कुछ और होता तो उसकी वैल्यू हम अकॉर्डिंग यूनिट मेंशन करते। ठीक है, तो और डॉटर्स की प्रेजेंट एज कितनी है, वो है 12 ईयर्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एग्जांपल नंबर 6। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 and cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. तो हमें क्वेश्चन में दो सिचुएशन गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स की टोटल कॉस्ट है ₹9, और 4 पेंसिल्स, सेकंड सिचुएशन में क्या गिवन है, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स की टोटल कॉस्ट है ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो हमें एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट फाइंड करनी। तो हम क्वेश्चन में क्या एज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने एज्यूम कर ली ₹X, एक इरेजर की कॉस्ट हमने क्या एज्यूम कर ली ₹Y। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स की टोटल कॉस्ट है ₹9। तो एक पेंसिल की जब कॉस्ट ₹X है तो 2 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x। 3 इरेजर्स की कॉस्ट ऐसे ही क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3y, और इनका टोटल क्या है ₹9। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर। तो 4 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 4x, 6 इरेजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6y, वो किसके इक्वल है, ₹18 के। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई इसमें। अब हम किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ जैसे कि हम देखेंगे किसी में भी अगर हम करेंगे, चाहे एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ले, सेकंड से ले, वाई की वैल्यू फर्स्ट से ले या सेकंड से ले, तो उसमें जो है हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा। तो हम फर्स्ट से ही ले लेते हैं, फ्रॉम 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, इससे हम एज्यूम कर लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया, अब हम इसे पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में यूजिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकंड। ठीक है, सेकंड में अब अगर हम पुट करेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, माइनस 6y और प्लस 6y कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 18 इक्वल टू 18। तो हमें यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू मिली। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलनी थी, लेकिन हमें कोई भी y की वैल्यू नहीं मिली। तो अगर y की वैल्यू नहीं मिली तो हम x की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। आ रहा है आपको समझ में, क्योंकि हमने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करा था, तो यहाँ से y की वैल्यू नहीं मिली, तो x को भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब x को अगर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, अब ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप ये इक्वेशन देखोगे, ये इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अगर आप ये देखोगे इसमें a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 9 अपॉन 18 1 अपॉन 2, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या है हमारी, इक्विवेलेंट है, सेम है। ये किसका केस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो क्या हमें एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि उस केस में क्या होता है लाइंस जो हैं ओवरलैप करती है, तो हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो इस केस में हम कोई भी मतलब कोई यूनिक कॉस्ट हम एक पेंसिल की और एक इरेजर की वो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है,
जो मैंने बताया वो मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में लिख के बताऊंगा, वो तब आपको क्लियर होगा। हियर वी डू नॉट गेट वैल्यू ऑफ y, तो वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब y की वैल्यू नहीं मिली तो हम x की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्विवेलेंट है। अगर आप सेकंड वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस 3y बचेगा। अगर आप 2 नीचे लेके जाओगे तो ये 9 बचेगा। तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है या इक्विवेलेंट है। has arisen because both the equations are same और equivalent बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में इक्विवेलेंट ही होती है दोनों। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हो तो these equations have infinitely many solutions। इक्विवेलेंट और सेम के केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम कोई भी यूनिक कॉस्ट एक पेंसिल और इरेजर की फाइंड नहीं कर। तो वी कैन नॉट फाइंड यूनिक कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन इरेजर। तो हम एक पेंसिल और एक इरेजर की कोई भी यूनिट कॉस्ट नहीं फाइंड कर सकते, एज द टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम कोई यूनिक वैल्यू नहीं फाइंड कर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। इस केस में जब भी आप ये ध्यान रखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आपको कभी भी कुछ ऐसा आ जाता है कि आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाए, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो आप कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उनमें बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो हिट एंड ट्रायल से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अगर मैं x की वैल्यू सपोज करो ले लूँ 1.5, तो 2 इंटू 1.5 कितना हो गया, 3, और y को वैल्यू ले लूँ 2, तो ये 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और अगर मैं इसमें आपको बताता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो 2 3 6, और y की वैल्यू 1 ले लूँ तो 6 प्लस 3 9। तो उस केस में भी तो हमें ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो हम मतलब हम एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट नहीं फाइंड कर। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 7। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0। will the rails cross each other। ठीक है, अब सपोज करो ये रेल्स नहीं है, ये हमें इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप इसे वैसे भी चेक कर सकते हो, इक्वेशंस की लाइन तब क्रॉस करती है जब उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 है 1, a2 क्या है 2, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, और b1 अपॉन b2 2.4, ये भी 1 अपॉन 2 के इक्वल आ गया, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। तो ये नॉट इक्वल टू वाला तो केस आया नहीं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इनफाइनाइटली वाला केस तो नहीं है। ठीक, और ये C1 अपॉन C2 माइनस 4 अपॉन माइनस 12, तो ये 1 अपॉन 3, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हमें पहले ही क्लियर हो गया कि इस केस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो रेल्स क्रॉस नहीं करेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई रेल्स क्रॉस करने लग गई तो फिर तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 2y माइनस 4। और इस केस में जैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब एक के ऊपर एक, क्या ट्रेन एक के ऊपर एक जा सकती है, नहीं जा सकती, तो वो भी नहीं होता। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वही सबसे इजी रहेगा। आपने ट्राई करना है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप फाइंड करोगे तो उस वेरिएबल को फाइंड करना जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, तो x को फाइंड कर सकते हो, तो इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप ट्रिक अगर ध्यान रखोगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर कभी क्वेश्चन आ भी गया, वैसे तो चांसेस कम होते हैं कि ये बोला जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा जाए, बट अगर आ भी गया तो उस केस में आपने डायरेक्ट वो वाला वेरिएबल लेना है जिसका कोफिशिएंट जो है 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस 2y हो गया, और ये राइट साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस 4। तो इसे हमने क्या एज्यूम कर लिया, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यूजिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2।
ठीक है। अब हमने फर्स्ट से ली थी तो अब हम सेकंड में पुट करेंगे, ऐसी गलती नहीं करनी कि फर्स्ट से लेके फर्स्ट में ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू है 2 इंटू माइनस 2y प्लस 4 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस 4y, 2 फोर द 8 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 8 माइनस 12 क्या हो गया, -4। तो ये -4 इक्वल्स टू 0, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, -4 0 का इक्वल नहीं हो सकता। तो ये क्या है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इस वजह से हमें क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने वैसे भी चेक कर लिया था पहले रेशो से कि इसमें नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर भी क्या फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, तो फॉल्स स्टेटमेंट आने की वजह से हमें इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। therefore equations do not have any solution। तो अब हमें क्या पूछा गया था, क्या रेल्स क्रॉस करेंगे, hence two rails mentioned या represented by the equations will not cross each other। ठीक है, वो हमें पहले ही पता था कि ये नहीं होगी क्योंकि हमने रेशोज से चेक कर लिया। तो आई होप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और फिर जिस इक्वेशन से वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर हमें वैल्यू मिल जाती है एक वेरिएबल की, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको 3 जो एग्जांपल्स इसमें बताए, इन एग्जांपल्स में जब यूनिक सॉल्यूशन था तो हमारा क्या था, इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो गई थी, हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में, वहां पर क्या होगा, हमारे को एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमारे पास क्या आएगा लास्ट में, कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी जो ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से हम क्या होगा, हम वेरिएबल की वैल्यू पर तो नहीं फाइंड कर पाए। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू इसलिए नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो वहां पर आप रेशियो भी चेक करोगे तो वहां पर क्या केस होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमारे को एक कोई भी इंडिविजुअल कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और फिर लास्ट वाले केस में जो हमने एग्जांपल में डिस्कस करा अभी, उसमें क्या था कि फॉल्स स्टेटमेंट आई, तो फॉल्स स्टेटमेंट आने का मतलब हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो वो नो सॉल्यूशन का केस। ठीक है, और आप ये रेशियो से चेक कर सकते हो, और जब भी आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, चाहे वो ग्राफ हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, तो आपने जो भी वैल्यू आई वो उन दोनों इक्वेशन पे पुट करके देखनी है, क्या वो उनको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं, अगर आपका आ रहा है तो आपका क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया। ठीक है, आपका चेक हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।